नमस्ते विद्यार्थियों। आज के मेरे अध्ययन का विषय है भारत की संघीय न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से और विभिन्न अनुच्छेदों में भारतीय न्यायपालिका के बारे में विस्तार से बताया गया है। भारतीय न्यायपालिका को समझने से पूर्व हमें यह समझना आवश्यक है कि भारतीय न्यायपालिका का जो कंसेप्ट अपनाया गया, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, उसका उद्देश्य क्या था। भारत के अंदर ब्रिटेन का शासन होने के कारण हमारी जो व्यवस्था है उस पर न्यायिक छाप ब्रिटेन की रही, लेकिन हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत के अंदर एक ऐसी न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया जाए जो किसी के नियंत्रण से मुक्त हो और जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की रक्षा एवं हमारे संघीय ढांचे की रक्षा करना हो। इन मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर एक एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया। भारतीय संघीय न्यायपालिका, जहाँ पर हम बात करते हैं कि सरकार के जो दो अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, वो केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग हैं। जहाँ केंद्र की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग है, वहीं राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग है। लेकिन न्यायपालिका के ये दोहरा मॉडल ना अपना करके एकीकृत मॉडल अपनाया गया है, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, वो नई दिल्ली के अंदर है। राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय है, एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है। जिलों के अंदर जिला एवं सत्र न्यायालय है एवं तहसील के अंदर मुंसिफ न्यायालय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने एकीकृत व्यवस्था को अपनाया है, यानी कि संपूर्ण जो न्यायपालिका है उस पर नियंत्रण उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का है। और जितने भी नियुक्ति जो न्यायपालिका के अंदर जितने भी कर्मचारी या अधिकारियों की या न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है या उनके सेवा शर्तों या नियम बनाने संबंधी शक्ति है, वो उस उच्चतम न्यायालय के पास है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण था कि हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी राजनीतिक दबाव में ना आकर के निर्णय ना ले, ऐसे निर्णय ले जिनका उद्देश्य संविधान की रक्षा करते हुए मनुष्य के मौलिक अधिकार एवं संघीय व्यवस्था की रक्षा करना है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को भली भांति पहचान लिया था कि एक लंबी दास्ता के उपरांत हम यहाँ पर आए हैं। अगर न्यायपालिका भी राजनीतिक नियंत्रण या प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारी जिस मूल भावना को लेकर स्वतंत्रता हमने प्राप्त की या जिस उद्देश्यों को लेकर हमने संविधान का निर्माण किया वो एकदम शून्य हो जाएंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका की एकीकृत न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो 3 कारणों से है। पहला है संविधान की रक्षा। हमारे संविधान निर्माता इस बात को भली भांति जानते थे कि हमारे देश में अंतिम जो कानून की शक्ति है वो संविधान में निहित है और जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं या जितने भी प्रशासनिक या अप्रशासनिक अधिकारी हैं जो भारतीय संघ के अंदर कार्य करते हैं, वो संविधान के अंदर रहकर कार्य करें और संविधान की भावना को ध्यान में रख के कार्य करें। संविधान का अतिक्रमण किसी प्रकार से ना हो, इसलिए हमने कठोर एवं लिखित संविधान की व्यवस्था को अपनाया है। कठोर और लिखित संविधान की व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण हमारा जो संविधान है वो कठोर है, क्योंकि हमारे संविधान के मूल ढांचे में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है और हमारा संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्मित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जो काम है वो है संविधान की रक्षा करना। यदि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या प्रशासन द्वारा कोई ऐसा कृत्य या कानून का निर्माण किया जाता है जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो या संविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो उन कार्यों को शून्य घोषित कर सकता है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा जो संविधान है उस पर किसी प्रकार की आँच ना आए और वो अनवरत रूप से जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। दूसरा आधार संघ व्यवस्था की रक्षा करना। माना कि भारतीय संविधान के अंदर फेडरेशन या संघात्मक व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं है,
लेकिन विभिन्न अनुच्छेदों के अंदर हम देखते हैं कि ये देखने को मिलता है कि भारत और उसकी संघ और उस केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के तहत किया गया है। साथ ही हमारे राज्यों की जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माना कि अमेरिका की भांति हमारे संघ व्यवस्था हेतु केंद्र और इकाइयों में समझौता नहीं हुआ हो, लेकिन हमारी संघ व्यवस्था का जो दायित्व है, उसकी रक्षा का जो दायित्व है, वो संविधान को दिया गया है। क्योंकि केंद्र ऐसा ना हो कि निरंकुश हो जाए या अधिनायकवादी हो जाए, तानाशाही हो जाए और वो राज्यों की जो स्वतंत्रता दी गई है उनको छीन कर हमारे देश में केंद्रीकृत मॉडल या एकात्मक व्यवस्था को स्थापित कर दे। और ऐसा ना हो जाए कि हमारी जो संघ की इकाइयाँ हैं, जिन्हें राज्य कहा जाता है, वो संघ से अलग होने के लिए प्रतीकवादी आंदोलन चलाने लगे या स्वयं को अलग राष्ट्र घोषित कर दे या ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहन दे जो हमारी संप्रभुता और संघ व्यवस्था के लिए खतरा हो। इस प्रकार केंद्र और उसकी इकाइयों पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था को अपनाया। तीसरा आधार मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इन अधिकारों के बिना वहाँ का नागरिक ना तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही वो स्वतंत्र चिंतन कर सकता है। स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र सोच व्यक्तित्व का आधार होती है और वही राष्ट्र के विकास का आधार होती है, वही देश के का आधार होती है, देश का मनोबल होती है, वो एकता होती है, वही अखंडता होती है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करे। कहीं ऐसा ना हो कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका उन अधिकारों का अतिक्रमण करने लग जाए और पुनः व्यक्ति दासता के तरफ अग्रसित हो या दासत्व जो है दासता है जो है वो पुनः स्थापित ना हो जाए। इस हेतु न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारत की जो संघीय कार्यपालिका है, हम आज पहले देखेंगे भारतीय उच्चतम न्यायालय का संगठन। संविधान के अध्याय 4 व अनुच्छेद 124 से लेके 143 तक भारतीय संविधान में न्यायपालिका के संगठन एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान में न्यायपालिका के संगठन की बात करें तो सबसे पहले आता है न्यायाधीशों की योग्यता। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कॉमन योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, दूसरी किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश का अनुभव हो या पद पर रहा हो, या कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध कानूनवेत्ता हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कॉमन सी योग्यताएं हैं। अगर हम मुख्य न्यायाधीशों की सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान के अंदर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 31 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक 7 सदस्य कॉलेजियम बनाती है और वो सिफारिश करती है और उस सिफारिश को राष्ट्रपति को स्वीकार करना होता है। और दूसरी अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की बात होती है तो मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति को सलाह और मशवरा करना होता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन भारतीय इतिहास के अंदर कुछ एक बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि जब वरिष्ठता के सिद्धांत को नकारा गया तो उस समय इतने विवाद उत्पन्न हो गए जिसके परिणाम स्वरूप सरकार पर कई आक्षेप लगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं 1973 में। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों जस्टिस सैलेट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े की उपेक्षा करके जस्टिस अजित नाथ राय जो कि कनिष्ठ थे उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि तीनों न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। फिर वापस से पुणे यानी कि अजित नाथ को हटाकर
वरिष्ठ न्यायाधीश को न्यायाधीश बनाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश के न्यायाधीश हैं उनके अंदर वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया गया है ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। अगर हम कार्यकाल या पदावधि की बात करें तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश के लिए या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष अधिकतम आयु उसके लिए हो सकती है। 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन इससे पूर्व वो त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त माना जाता है। लेकिन अगर न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार या कदाचार या संविधान के अतिक्रमण का आरोप लग जाए तो ऐसी स्थिति में उनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया भी है। अगर भारतीय लोक संसद के 100 सदस्य ऐसा संकल्प प्रस्ताव जिस पर न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया है किसी सदन में प्रस्तुत कर दे और वो सदन अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मतदान और उपस्थित के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दे, दोनों सदन ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो वो न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संसदीय इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। केवल एक बार ऐसा क्षण आया 1993 के अंदर, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे रामास्वामी, तो एक न्यायाधीश जो थे हमारे रामास्वामी, उस पर 14 आरोप का एक संकल्प प्रस्ताव विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा वो प्रस्ताव वॉकआउट कर दिया गया। तो उसके बाद में वो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं पर ही स्थगित हो गई। अगर हम वेतन भत्तों की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा समय समय पर न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किया गया है। उन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी निःशुल्क प्राप्त होती हैं, जैसे कि आवास की, उन्हें निजी सुरक्षा की, या चपरासी है, कर्मचारी है, कार्यालय है, या फिर उन्हें निःशुल्क यात्रा की और उन्हें निःशुल्क पानी और बिजली की सुविधा, ये समस्त सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है। और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन भी प्राप्त होती है ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उन्मुक्तियों की बात करें तो हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक प्रतिबंध लगाया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद में वो किसी भी न्यायालय के अंदर अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो उच्च पदों पर रहा है और भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें काम किया है। कहीं ऐसा ना हो कि जो जहां वो अधिवक्ता का कार्य करे या किसी केस की पैरवी करे, कहीं न्यायाधीश उससे प्रभावित ना हो जाए और जो निर्णय है या जो डिसीजन है वो कहीं दलगत या उस न्यायाधीश के बस में आकर ना दे दिया जाए, इस हेतु ऐसी व्यवस्था की गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय जो संघीय न्यायपालिका है उसका एकीकृत मॉडल अपनाया गया है और हम देखते हैं कि भारतीय जो न्यायपालिका के न्यायाधीश है उन्हें कई तरह की स्वतंत्रताएं भी प्राप्त है, चाहे नियुक्ति संबंधी हो या वेतन भत्ते संबंधी हो, यानी उनकी नियुक्ति को गैर राजनीतिक रखा गया है, न्यायपालिका ही सिफारिश करती है। इसके अतिरिक्त वेतन जो भत्ते हैं उनमें कमी आपातकाल को छोड़कर नहीं की जा सकती है। और तीसरा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग की एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और साथ ही उन्मुक्तियाँ की वो प्रदान की गई है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत वो किसी भी न्यायालय के अंदर पैरवी नहीं करेगा, अधिवक्ता का कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष एकीकृत रूप में संविधान निर्माताओं ने हमें प्रदान किया गया है, जो अनवरत रूप से कार्य कर रही है। हम अगर इसकी शक्ति और क्षेत्राधिकारों की बात करें तो अगले अध्याय में हम करेंगे। धन्यवाद।